कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में साल 2005 में प्रतिभा मूर्ति नाम की एक महिला मल्टीनेशनल कंपनी HP ग्लोबल सॉफ्ट के बीपीओ में काम करती थी। ये ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक सिटी के फेज सेकंड में था। प्रतिभा मूर्ति की ड्यूटी अक्सर नाइट शिफ्ट में होती थी, जो रात के 2 बजे से शुरू होती थी। रात में ड्यूटी करने वाले सभी एम्प्लॉयज को घर से ऑफिस लाने के लिए कंपनी की ओर से ही कैब या टैक्सी भेजी जाती थी। ऐसे में प्रतिभा भी कंपनी की गाड़ी से ही ऑफिस जाती थी। प्रतिभा के अलावा उनके घर में केवल उसकी मां ही थी। दरअसल साल 1977 में 16 मई के दिन प्रतिभा के पिता गैस स्टोव पर कुछ बना रहे थे। तभी वो स्टोव अचानक से फट गया, जिसकी वजह से प्रतिभा के पिता की मौत हो गई। उस समय प्रतिभा मात्र 15 दिन की ही थी। इसके बाद मां ने ही मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी प्रतिभा को पाल पोस कर बड़ा किया और उसे पढ़ाया। गोवरम्मा ने उसे इस मुकाम तक पहुंचा दिया था कि अब वो HP ग्लोबल सॉफ्ट के बीपीओ में एक अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रही थी। हालांकि इस नौकरी से पहले ही प्रतिभा ने शादी भी कर ली थी। उसके पति का नाम था श्रीनिवास शेट्टी। श्रीनिवास शेट्टी भी एक मल्टीनेशनल कंपनी ओक्विन फाइनेंस के बीपीओ में काम करते थे, जो कोरामंगला नामक जगह पर है। श्रीनिवास और प्रतिभा की शादी लव मैरिज थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही प्रतिभा की जॉब HP ग्लोबल सॉफ्ट में लग गई थी। सब कुछ सही चल रहा था। प्रतिभा की मां भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब उनकी बेटी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही थी। लेकिन प्रतिभा की शादी हो जाने के बाद उसकी मां घर पर अकेली ही रहती थी। इसलिए प्रतिभा कुछ दिन अपने मायके में रहती तो कुछ दिन ससुराल में रहती थी। लेकिन फिर 13 दिसंबर 2005 को वो भयानक रात आती है। प्रतिभा को कंपनी ज्वाइन किए अभी कुछ ही महीने हुए थे। उसकी ड्यूटी भी नाइट शिफ्ट में होती थी, इसलिए 13 दिसंबर की रात को भी प्रतिभा को पिक करने के लिए कंपनी की ओर से कैब भेजी गई। प्रतिभा अपने ससुराल में थी। उसने हर रोज की तरह अपनी मां को कॉल करके बताया कि वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई है और थोड़ी ही देर में वो ऑफिस के लिए निकल जाएगी। फिर 2 बजे से कुछ मिनट पहले एक कैब कुमार स्वामी लेआउट में पहुंची। कैब के ड्राइवर ने प्रतिभा को फोन किया और कहा कि दीदी बाहर आ जाओ, गाड़ी आ चुकी है। क्योंकि ड्राइवर प्रतिभा को दीदी बोलता था, तो वो भी उसे भैया बोलती थी। उस कंपनी में कई ड्राइवर थे, जिनकी अलग अलग समय में ड्यूटी लगती थी। प्रतिभा उन सभी को जानती थी। उसने सभी ड्राइवर्स के नंबर अपने मोबाइल फोन में सेव कर रखे थे। खैर, प्रतिभा के गाड़ी में बैठते ही गाड़ी ऑफिस की ओर निकल पड़ी। प्रतिभा को घर से ऑफिस जाने में करीब 30 से 35 मिनट लगते थे। प्रतिभा हर रोज ऑफिस पहुंचने के बाद अपनी मां को मैसेज करती थी कि वो ऑफिस पहुंच गई है। मां भी मैसेज देखने के बाद ही सोती थी। लेकिन 13 दिसंबर की रात को प्रतिभा के ऑफिस पहुंचने और उसके मैसेज आने से पहले ही गोवरम्मा सो गई थी। जब गोवरम्मा सुबह को उठी तो उन्होंने फोन चेक किया। उस रात प्रतिभा का मैसेज नहीं आया था। इसके बाद उन्होंने प्रतिभा को फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। उसकी मां ने कई बार कॉल किया, लेकिन प्रतिभा का फोन हर बार स्विच ऑफ ही आ रहा था। इसके बाद उन्होंने प्रतिभा के पति को फोन किया। प्रतिभा के पति श्रीनिवास ने बताया कि वो तो रात में ही अपने ऑफिस चली गई थी। उसने कहा कि शायद प्रतिभा काम में बिजी हो, इसीलिए उसने फोन भी बंद कर दिया होगा। लेकिन प्रतिभा की मां को इन सब बातों से संतुष्टि नहीं हो रही थी। उनके पास प्रतिभा के ऑफिस का भी नंबर था। मां ने ऑफिस में फोन किया। ऑफिस रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि प्रतिभा तो आज ड्यूटी पर ही नहीं आई। ये सुनकर मां की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि रात को जब प्रतिभा से उनकी बात हुई थी तो उस समय वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई थी। उसने मां को बताया भी था कि वो कैब आने का इंतजार कर रही है। और जब उन्होंने प्रतिभा के पति श्रीनिवास को फोन किया था तो उसने भी यही कहा था कि प्रतिभा रात में ऑफिस चली गई थी। लेकिन अब ऑफिस से पता चला कि वो तो ऑफिस ही नहीं आई है। आखिरकार परेशान होकर प्रतिभा की मां पुलिस स्टेशन पहुंचती है और सारी बात पुलिस को बताती है। क्योंकि मामला एक महिला की गुमशुदगी का था, इसलिए बेंगलुरु पुलिस तुरंत हरकत में आती है। पुलिस सबसे पहले प्रतिभा के ऑफिस पर पहुंची। ऑफिस के लोग भी हैरान थे कि जब प्रतिभा घर से ऑफिस के लिए निकली थी तो फिर वो ऑफिस क्यों नहीं आई थी। ऑफिस में काम करने वाले लोगों ने पुलिस को बताया कि अगर प्रतिभा कभी ऑफिस नहीं आती थी तो वो पहले ही एप्लीकेशन दे देती थी या फोन करके बता देती थी। लेकिन उस दिन प्रतिभा ने कंपनी में भी किसी को कुछ नहीं बताया था। इधर पुलिस सोच रही थी कि अगर प्रतिभा रात 2 बजे घर से ऑफिस के लिए निकली थी तो प्रतिभा जरूर ऑफिस की ही गाड़ी में बैठी होगी। वो किसी अनजान गाड़ी में नहीं बैठ सकती थी और गाड़ी का ड्राइवर भी उसका जानने वाला ही होगा। उस कंपनी में जितने भी कैब चलाने वाले ड्राइवर थे, पुलिस ने उन सबको बुलाकर बारी बारी उनसे पूछताछ करनी शुरू की। पूछताछ के दौरान पता चला
कि विशाल नाम का एक ड्राइवर हर रोज रात को 2 बजे के आसपास प्रतिभा को लेने जाता था और ड्यूटी खत्म होने के बाद विशाल ही उसे छोड़ने भी जाता था। इस बात का पता चलते ही पुलिस विशाल को पकड़ती है और उससे पूछताछ करती है। विशाल ने बताया कि हर रोज की तरह उस रात भी वो प्रतिभा को लेने उसके घर गया था, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि वो तो पहले ही किसी दूसरी गाड़ी से ऑफिस चली गई है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? जब उस दिन प्रतिभा को लाने और ले जाने की ड्यूटी विशाल की थी, तो फिर उसे लेने कोई और दूसरा ड्राइवर कैसे जा सकता था, जबकि दूसरे ड्राइवर भी अपनी अपनी ड्यूटी पर थे? फिर ऐसा कौन ड्राइवर था जो उस दिन अपनी ड्यूटी छोड़कर प्रतिभा के घर गया था? पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि सभी ड्राइवर अपने अपने काम पर थे। उनका कहना था कि उनमें से कोई भी प्रतिभा के घर नहीं गया था। इसके बाद पुलिस ने ऑफिस से उन ड्राइवर्स की भी लिस्ट निकलवाई जो उस रात काम पर नहीं आए थे। इधर पुलिस जांच कर ही रही थी, उधर ये खबर मीडिया तक पहुंच गई। बेंगलुरु जैसे शहर में इतनी बड़ी कंपनी में काम करने वाली एक महिला के लापता होने की खबर पूरे कर्नाटक में फैल गई, जिसकी वजह से पुलिस के ऊपर भी प्रेशर बढ़ने लगा था। और फिर अगले दिन यानी 13 दिसंबर को ये केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच पुलिस भी तुरंत ही अपनी जांच शुरू कर देती है। वो लोग सबसे पहले प्रतिभा के फोन को खंगालते हैं, उसकी कॉल डिटेल और लोकेशन वगैरह को चेक किया जाता है। प्रतिभा के नंबर पर सबसे आखिरी फोन शिव कुमार नाम के व्यक्ति ने किया था। ऑफिस में पूछने पर पता चला कि शिव कुमार उसी कंपनी का ड्राइवर है और वो भी कई बार प्रतिभा को लेने उसके घर जाता था। पुलिस ने घटना वाले दिन उस कंपनी के जिन अब्सेंट या छुट्टी लिए हुए कैब ड्राइवर्स की लिस्ट निकलवाई थी, उनमें शिव कुमार का नाम भी था। वो घटना वाले दिन ड्यूटी पर नहीं आया था, लेकिन अब सवाल था कि अगर ड्राइवर शिव कुमार उस दिन छुट्टी पर था, तो फिर वो रात के 2 बजे प्रतिभा को पिक करने के लिए उसके घर क्यों गया था? और सबसे बड़ी बात ये कि आखिर वो उसे लेकर कहां चला गया था? क्योंकि अब क्राइम ब्रांच को शिव कुमार पर ही शक था, तो क्राइम ब्रांच पुलिस ने कंपनी के ऑफिस से उसका नंबर लिया। इसके बाद शिव कुमार के नंबर की कॉल डिटेल और लोकेशन चेक की गई। साथ ही पुलिस को ऑफिस से उसके घर का एड्रेस भी मिल गया था। शिव कुमार की कॉल डिटेल से पता चला कि प्रतिभा के नंबर पर आखिरी बार उसने ही फोन किया था। इसके बाद क्राइम ब्रांच पुलिस ड्राइवर शिव कुमार के जानने वालों से उसके गांव का पता पूछती है और फिर एक टीम उसे अरेस्ट करने के लिए गांव में पहुंचती है। वहां से पता चला कि शिव कुमार शादीशुदा है। उसके कुछ नजदीकी रिश्तेदारों ने बताया कि उसकी पत्नी तो पिछले 10 दिनों से अपने मायके में है, लेकिन शिव कुमार यहाँ पर नहीं आया। दिसंबर महीने की 14 तारीख भी ऐसे ही बीत गई थी। प्रतिभा को लापता हुए 2 दिन गुजर चुके थे। हालांकि क्राइम ब्रांच पुलिस शिव कुमार को हर जगह तलाश कर रही थी, लेकिन उसके बारे में कहीं से कुछ भी पता नहीं चल रहा था। पुलिस इधर उधर की खाक छान रही थी, लेकिन वो लोग शिव कुमार के उस घर पर नहीं पहुंचे थे जहां वो बेंगलुरु में रहता था। और फिर थक हार कर 14 दिसंबर की शाम को क्राइम ब्रांच पुलिस शिव कुमार के बेंगलुरु वाले कमरे पर पहुंची। उस घर से टीवी चलने की आवाज आ रही थी, जिससे लग रहा था कि घर के अंदर कोई है। इसके बाद पुलिस ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन जैसे ही घर का दरवाजा खुला तो पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि दरवाजा शिव कुमार ने ही खोला था। घर में रखे टीवी पर गुमशुदा प्रतिभा की खबर चल रही थी। इसके बाद शिव कुमार को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लाया जाता है। पूछताछ के दौरान शिव कुमार ने बताया कि प्रतिभा के लापता होने में उसका कोई हाथ नहीं है। उसने कहा कि मैं तो उस दिन कंपनी में भी नहीं गया था, तो फिर मैं उस रात प्रतिभा के घर कैसे जा सकता था? पुलिस ने उससे पूछा कि तुम ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हो? इस पर शिव कुमार ने बताया कि पिछले कई दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसने कहा कि अगर वो गुनहगार होता तो अपने घर पर नहीं बैठा हुआ होता, बल्कि अब तक फरार हो चुका होता। लेकिन पुलिस उसकी बातों पर विश्वास करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि पुलिस के पास भी उसके खिलाफ पुख्ता सबूत थे। सबसे अहम सबूत प्रतिभा और शिव कुमार की कॉल डिटेल्स थी, जिसके मुताबिक शिव कुमार ने ही प्रतिभा को आखिरी बार फोन किया था। लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर भी शिव कुमार यही कह रहा था कि वो बेकसूर है। पुलिस को भी लगने लगा था कि शायद उन्होंने गलत व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है। हालांकि पुलिस ने उन लोगों को भी अरेस्ट किया था जिनकी प्रतिभा के साथ पहले कभी कोई कहासुनी हुई थी, लेकिन शिव कुमार को अरेस्ट करने के बाद उन सभी को छोड़ दिया गया था। शिव कुमार को भी ज्यादा दिनों तक ऐसे पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते थे, इसलिए पुलिस ने शिव कुमार को छोड़ने से पहले उससे पूछताछ करने की एक आखिरी कोशिश की। 15 दिसंबर की रात को पुलिस वालों ने शिव कुमार से कहा कि अगर तुम हमें सब कुछ सच सच बता दोगे तो हम तुम्हें कम से कम सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे, और अगर तुमने झूठ बोला तो फिर भी तुम फंस चुके हो।
क्योंकि तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। कम से कम सजा दिलाने की बात सुनकर शिव कुमार अपना जुर्म स्वीकार कर लेता है। उसने बताया कि 13 दिसंबर की रात करीब 2 बजे उसने ही प्रतिभा को फोन करके घर से बाहर बुलाया था। फिर वो उसे कैब में बैठाकर अपने साथ ले गया था। आगे पुलिस ने शिव कुमार से पूछा कि प्रतिभा कहाँ है और तुमने उसके साथ क्या किया है। इसके बाद 16 दिसंबर की सुबह को शिव कुमार क्राइम ब्रांच पुलिस को कनकपुरा रोड पर स्थित अंजनापुरा बीडीए लेआउट नामक जगह पर ले गया। ये बेंगलुरु में थोड़ा बाहरी इलाका है। उन दिनों ये इलाका काफी सुनसान रहता था। शिव कुमार ने वहां पहुंचकर एक नाले की ओर इशारा किया। पुलिस वालों ने थोड़ा आगे चलकर उस नाले के अंदर देखा तो वहां पर एक शव पड़ा हुआ था, जिससे साफ हो गया था कि प्रतिभा अब इस दुनिया में नहीं है। उस दरिंदे ने प्रतिभा को कत्ल कर दिया था। खैर, पुलिस ने प्रतिभा के शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया। साथ ही पुलिस ने प्रतिभा की मां को भी ये खबर दी कि उन्हें एक शव मिला है। आप एक बार हॉस्पिटल पहुंचकर उस शव की शिनाख्त कर लीजिए। प्रतिभा की बूढ़ी मां बेचारी जैसे तैसे करके अपने भाई यानी प्रतिभा के मामा के साथ हॉस्पिटल पहुंची और जब उन्हें शव दिखाया गया तो उन्होंने देखते ही पहचान लिया था कि वो लाश उनकी बेटी प्रतिभा की ही है। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम किया गया। 16 दिसंबर को प्रतिभा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। उसके गले पर भी धारदार हथियार से वार किया गया था, जिसकी वजह से प्रतिभा की मौत हो गई थी। इधर जितनी भी औरतें कंपनीज में नाइट शिफ्ट की ड्यूटी करती थीं, वो भी अब नाइट ड्यूटी पर जाने से घबराने लगी थी। इसके बाद कंपनियों ने फैसला किया कि अब हर एक कैब के साथ सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात किया जाएगा। खैर, पूछताछ के दौरान शिव कुमार ने बताया कि 13 दिसंबर की रात को 2 बजे से पहले वो कंपनी की कार लेकर प्रतिभा के घर कुमार स्वामी लेआउट पहुंचा। वहां पहुंचकर शिव कुमार प्रतिभा को फोन करके घर से बाहर बुलाता है। प्रतिभा तो पहले ही ऑफिस जाने के लिए तैयार थी। वो अक्सर विशाल नाम के ड्राइवर के साथ ऑफिस जाती थी, लेकिन उस रात बहुत दिनों के बाद उसे पिक करने के लिए शिव कुमार आया था। प्रतिभा ने उससे पूछा भी था कि भैया आज आप क्यों आए हो, जबकि हर रोज तो विशाल भैया आते थे। शिव कुमार ने उससे कहा कि आज विशाल छुट्टी पर है, इसलिए विशाल की जगह मेरी ड्यूटी लगी है। इसके बाद प्रतिभा गाड़ी में बैठ जाती है। वो हमेशा कार में ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठती थी। उस रात भी प्रतिभा आगे की सीट पर ही बैठ गई। रात होने की वजह से प्रतिभा को चलती हुई गाड़ी में नींद आने लगी। वो थोड़ी देर के लिए सो गई, लेकिन जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि ये वो रास्ता नहीं है जिस रास्ते से वो ऑफिस जाती है। प्रतिभा ने शिव कुमार से कहा कि भैया ये तो ऑफिस जाने वाला रास्ता नहीं है। शिव कुमार ने प्रतिभा को बताया कि आज एक और ड्राइवर छुट्टी पर है, इसलिए एक और एम्प्लॉय को पिक करना है। लेकिन जैसे ही गाड़ी अंजनापुरा इलाके में एक सुनसान जगह पर पहुंची तो शिव कुमार ने अचानक गाड़ी रोक दी। उसने तेजी से चाकू निकाला और प्रतिभा के गले पर रख दिया। शिव कुमार ने प्रतिभा से कहा कि चुपचाप बैठी रहो, चिल्लाना मत। इसके बाद वो उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक शिव कुमार को गश्त कर रही बेंगलुरु पुलिस की एक पीसीआर वैन अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी। पुलिस की गाड़ी को आते देखकर प्रतिभा की जान में जान आ गई, लेकिन शिव कुमार ने गाड़ी के शीशे चढ़ा रखे थे, इसलिए अंदर की आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। जैसे ही पुलिस की गाड़ी उनके पास से गुजरने लगी तो शिव कुमार ने एक हाथ से प्रतिभा का मुंह दबा लिया। उसके दूसरे हाथ में चाकू था। शिव कुमार ने धमकी देते हुए प्रतिभा से कहा कि अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। भले ही बाद में पुलिस मुझे अरेस्ट कर ले, लेकिन उनके आने से पहले मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। उसकी इस धमकी से प्रतिभा डर गई थी। लेकिन सबसे अजीब बात ये कि पुलिस वालों ने भी सुनसान जगह पर खड़ी उस गाड़ी के बारे में तहकीकात नहीं की। अगर पुलिस उस रात शिव कुमार की गाड़ी को चेक कर लेती तो शायद प्रतिभा की जान बच जाती। खैर, इसके बाद शिव कुमार ने पहले तो उस महिला के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया और फिर चाकू से उसका गला रेत दिया। वहां से थोड़ी ही दूरी पर एक नाला बहता था। शिव कुमार ने उसके शव को नाले में फेंक दिया। इसके बाद वो आराम से अपने घर चला गया। शिव कुमार घर पर अकेला ही था। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। शिव कुमार सुबह को जब सोकर उठा तो उसने सबसे पहले टीवी ऑन किया। हर न्यूज चैनल पर प्रतिभा की गुमशुदगी की खबर चल रही थी। फिर अगले दिन न्यूज में बताया जाने लगा कि प्रतिभा के लापता होने में कंपनी के ही किसी ड्राइवर का हाथ है, लेकिन शिव कुमार तब भी फरार नहीं हुआ था। और जब पुलिस ने शिव कुमार से ऐसा करने की वजह पूछी तो उसने बताया कि इस घटना से 10 दिन पहले उसकी पत्नी उसके साथ लड़कर मायके चली गई थी। ऐसे में उसका मन किया कि वो किसी के साथ संबंध बनाएगा। इसके लिए शिव कुमार ने ऑफिस की 3 लड़कियों को चुना और उन्हें फोन करके कहा कि आज वो उनको पिक करने के लिए आएगा।
लेकिन उन्होंने शिव कुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। तभी उसे अचानक प्रतिभा का ख्याल आया। प्रतिभा उसकी बातों में आ गई। इसके बाद शिव कुमार ने उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। शिव कुमार का कहना था कि अगर मैं उसे जिंदा छोड़ता तो वो मुझे फंसा देती, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। इस घटना का खुलासा होने के बाद बेंगलोर सहित पूरे कर्नाटक राज्य के लोगों में गुस्सा था। सभी लोग शिव कुमार को फांसी देने की मांग कर रहे थे। इसके बाद जनवरी साल 2006 में इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया गया। शिव कुमार पर सेक्शन 366 यानी किडनैपिंग, 356 रेप और 302 यानी कत्ल करने के चार्ज लगे। और फिर 6 अक्टूबर 2010 यानी इस घटना के 5 साल बाद आरोपी शिव कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, और वो भी बिना किसी पैरोल के। लेकिन फिर साल 2011 में शिव कुमार ने कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। 4 मई 2016 को हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी की गई, लेकिन हाई कोर्ट ने भी सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए शिव कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, लेकिन मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा को बदलते हुए 30 साल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि शिव कुमार का कोई भी पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए हर इंसान को एक बार सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। यानी शिव कुमार अब 11 साल और जेल में रहेगा। इसके बाद शिव कुमार तो जेल से छूट जाएगा, लेकिन उस हैवान के कारण एक मासूम महिला ने अपनी जान गंवा दी। उसने एक बूढ़ी मां के बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।